जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अपने करीब वालों को तो ख्याल रख लें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, वर्किंग 2 और 3 में मिटाने लगा हूं। अच्छा, हमने आज पार्ट B1 में बोले क्या करना है, लीज। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे और फिर 30, और जो 37 करेंगे वो लीज का होगा, उसमें 6 मंथ के रेंटल होंगे एडवांस के साथ, और उसमें देखेंगे बच्चे क्या क्या जवाब देते हैं। अच्छा, उस क्लास में हम आपको यह भी बताएंगे कि हम आपको डिस्काउंटिंग के रिवीजन के लिए कल संडे को एक सफा भेजेंगे, और जिन्होंने ये लेक्चर लेट लिया होगा तो उनके नोट्स के आखिरी सफे पे वो सफा हम इंशाल्लाह अटैच कर देंगे। बस ये सारी चीजें उस लेक्चर में आप लोगों ने मुझे याद करानी है, B1 में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी, अटेंटिव होना आप। कवा तीनों सुनावा नो नो, गॉट इट? मतलब अच्छा, तो नहीं भी घरों में शुरू से ही अच्छा माहौल बनाया करें। बेटी सोई हो तो सर में दर्द है, बहू सोई हो तो दिमाग खराब है, तो मतलब आप लोगों ने भी तो सास ससुर बनने ना, आप ही ख्याल रख लीजिए। अब जो जो हैं, अब उनको तो नहीं हम बदल सकते ना, बड़ों को तो नहीं बदला जा सकता। लोग कहते हैं कोई तरीका बताएं, हमारे घर में बड़े हैं वो इस तरह का कोई लफ्ज़ बोल देते हैं, कभी गीबत कर देते हैं, क्या करें उनको, क्या कर सकते हैं? अब दुआ कर सकते हैं उनके लिए, या कभी हल्का फुल्का वैसे ही बात कर दी, मौके पे तो नहीं रोका जा सकता किसी को। लेकिन आप लोगों के घरों में तो अल्लाह का शुक्र ये मसला नहीं है, कोई बड़ा गीबत नहीं करता, और हमारे घरों अच्छा गो हंस क्यों रहे, तो अब को हो जाता है तो चुप कर जाना। जब एक सेगमेंट रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई हो जाता है तो यूजर को क्या रिपोर्ट करें, ये सारी वर्किंग्स जो हमने की हैं 1 2 3, ये वर्किंग्स हमने कभी भी यूजर को प्रेजेंट नहीं करनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होंगी उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं करनी यूजर्स को। उसमें हमने यूजर्स को, आंख में चली साथ साथ चल रही है, आप इधर अटेंटिव हो। यूजर को हमने क्या प्रेजेंट करना है, यूजर को हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट की बड़े बड़े आइटम्स प्रेजेंट करने हैं। कौन कौन से? हम यूजर को, हमारे कितने सेगमेंट आइडेंटिफाई हुए हैं? बड़े 3। टोटल कितने थे वैसे सुबह सुबह? 5। 5 में से कितने बड़े बच गए? 3। कितने छोटे रह गए? उन दो को फारक करें, पीछे कितने बच गए? 3। जो हमारे 3 बड़े सेगमेंट है, जिसमें से एक मिसाल के तौर पे कौन सा है? केमिकल के बारे में हम क्या क्या बताएंगे यूजर को? केमिकल की एक्सटर्नल सेल बताएंगे यूजर्स को, केमिकल की इंटरनल सेल बताएंगे, केमिकल की टोटल सेल बताएंगे, केमिकल का प्रॉफिट बताएंगे, केमिकल के एसेट्स बताएंगे, केमिकल की लाइबिलिटीज बताएंगे। क्या चुप, तो तू क्यों डर जाना है? केमिकल की लाइबिलिटीज बताएंगे, केमिकल की इंटरेस्ट इनकम। मैं वर्किंग 1 करवा रहा हूं, ये नो नो बोल रहे हैं। मैंने कहा वर्किंग 1 में लाइबिलिटीज नहीं डालनी, मैंने ये कहा था ना। अब तो मैं डिस्क्लोजर बनाने लगा हूं। डिस्क्लोजर बनाते हुए यूजर्स को क्या बताएंगे वो मैं बताने लगा हूं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पता नहीं क्या लफ्ज लगाना है लोगों ने, दोबारा रिपीट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। यूजर्स को केमिकल की एक्सटर्नल सेल बताएंगे, इंटरनल सेल बताएंगे, टोटल सेल बताएंगे, प्रॉफिट्स बताएंगे, एसेट्स बताएंगे, लायबिलिटीज बताएंगे, इंटरेस्ट इनकम बताएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएंगे, टैक्स एक्सपेंस बताएंगे, डेप्रिसिएशन बताएंगे, अमोर्टाइजेशन बताएंगे, नॉन करंट एसेट्स की एडिशंस बताएंगे, बायोलॉजिकल एसेट्स की एडिशंस बताएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इतना कुछ बताना होता है यूजर को। तकरीबन 26-27 आइटम्स हैं जिनकी अभी मैं आपको लिस्ट दिखाने लगा हूं। ये सारे के सारे आपने यूजर्स को रिपोर्ट करने होते हैं। इतना बड़ा नोट बन जाता है, इतना बड़ा नोट। वर्किंग 1 का मकसद ये था बड़े आइडेंटिफाई करना। जब ये पता चल गया ना ये बड़ा है, तो फिर इसकी एक एक हरकत पे लोग नजर रखते हैं।
सिर्फ हमने पता चलाना था बड़ा कौन है, बड़ा मोटी मोटी चीजें देख के पता चल गया, जब चल गया ना ये पता है कि ये बड़ा है, फिर इसको नहीं छोड़ना। फिर यूजर को क्या क्या बताएं इसकी, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जाहिर बात है सोडा वालों ने अपना लोन लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट पे करे होंगे, केमिकल वालों ने अपने लिए लोन लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट पे करे होंगे। इनका इनकम टैक्स बताएं, इनकी डेप्रिसिएशंस बताएं, इनकी अमोर्टाइजेशंस बताएं, इनके जो है इंपेयरमेंट लॉसेस बताएं, इनके नॉन करंट एसेट्स की एडिशंस बताएं, ताकि यूजर्स को पता चले कि ये जो सेगमेंट्स हैं ये कर क्या रहे हैं। तो अब हम एक बड़ा सा डिस्क्लोजर बनाने लगे हैं जो कि बहुत आसान और बहुत बड़ा है। समझ गई बात को? बहुत आसान और बहुत बड़ा नोट है, बहुत आसान। ओए हमारे सवाल में इतना डेटा ही नहीं, तो हम अब क्या करेंगे, हम सिर्फ एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट और एसेट्स और लायबिलिटीज बस बता के नीचे पहली क्लास है फॉर्मेट जरूर बनाएंगे। इसलिए एक पूरा फ्रेश सफा खोलें, जो रिक्वायरमेंट बी अब हम सॉल्व करने लगे हैं। रिक्वायरमेंट बी कोई बंदा पढ़े जरा ऊंची आवाज में। मैंने कहा था आज काम बहुत आसान है हमारे। रिक्वायरमेंट बी पढ़ें। डिस शो या डिस्क्लोज? शो। अच्छा, इसका जो है ना वो क्या कहते हैं नाम इस डिस्क्लोजर का, वो जरा मैं देखता हूं पैकेजेस वालों ने क्या रखा हुआ है और आईकैप वालों ने क्या नाम रखा हुआ है। जरा मेरे साथ साथ चलिएगा और मुझे जरा हेल्प भी कीजिएगा। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट 2019 पैकेजेस। अच्छा ये जो है ना ये इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये जो ये है ना ये इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इस पूरे को कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हो गई, अब शुरू हो गई हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका भी ऑडिट होता है। ये शुरू हो गई हैं अब इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बिल्कुल एंड के ऊपर आपको एक नोट मिलेगा। इस नोट का जरा नाम देखते हैं कि इन्होंने क्या रखा है, फिर हम भी कोशिश करते हैं वही नाम रख लें। वैसे देख लेंगे आईकैप ने क्या नाम रखा हुआ है। ओह, इसका नाम इसने रखा है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इस नोट का नाम इसने क्या रखा है, राइट ऑफ यूज नाम रखा है नोट का। क्या नाम रखा है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। और उसमें इसने टोटल सेल शो किया, इंटरनल सेल शो किया, इंटरेस्ट रेवेन्यू शो किया, इंटरेस्ट एवरीथिंग शो किया, प्रॉफिट शो किया, टैक्स शो किया, प्रॉफिट शो किया, एसेट शो किया, बहुत कुछ शो करते हैं। ये अभी तो शो शुरू हुआ है हमारा। तो एक दफा डिसाइड हो गया कि ये सेगमेंट क्या है, बड़ा, तो इसकी काफी सारी चीजें आपने क्या करनी होती हैं, यूजर्स को डिस्क्लोज करनी होती है। और चीजें आसान है, इनमें से कोई लफ्ज भी आपके लिए नया तो नहीं है ना, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट, नॉन करंट एसेट्स की एडिशंस। अच्छा, अब हम यहां पे जाके देखते हैं कि कीनिया की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दिखाई थी सर उमैर ने आपको उसमें, अल्लाह आपका भला करे, IS 41 में कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, R1 में। अच्छा ठीक है, ये कीनिया की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। असल में इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बायोलॉजिकल एसेट्स बहुत ज्यादा है। तो इनका, ओए ये जरा मजे का है, इन्होंने नाम रखा हुआ है सेगमेंट रिपोर्टिंग। इन्होंने क्या नाम रखा हुआ है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। और उन्होंने क्या नाम रखा हुआ था, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। और इन्होंने नाम रखा हुआ है सेगमेंट रिपोर्टिंग। द ग्रुप ऑपरेट्स इन 2 ज्योग्राफिकल एरियाज, कीनिया एंड मुकाई। 2 लिखा हुआ है, कीनिया, मुकाई एंड नंदी हिल्स, हंदी हिल। अच्छा ठीक है, ओके, कीनिया में, कीनिया में मुकाई एंड हंदी हिल्स। एंड सेवरल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। द प्रिंसिपल operating segment currently consists of avocado, macadamia, tea and forestry. The business activities of livestock, joint products and blueberries are included in all other segments. Oh, ये नॉन रिपोर्टेबल थे। लाइवस्टॉक, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, ब्लूबेरीज नॉन रिपोर्टेबल थे, इनको कहते हैं हमने डाल दिया है ऑल अदर सेगमेंट्स में। हमारे ऑल अदर सेगमेंट्स कौन से हैं, पॉलिएस्टर,
पेंट्स, बस बसें भी चला रहे हैं हम। अच्छा, सेल टू एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, इंटरनल सेल, और उसके बाद प्रॉफिट, डिप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, जीपी भी शो किए हैं मैं इन्होंने, मजे की बात है यार। सेगमेंट प्रॉफिट, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट एडिशंस टू पीपी, बायोलॉजिकल, जो स्यापा प्रोग्राम होते हैं, ये तो बहुत कुछ डिस्क्लोज करना होता है। तो इन्होंने तो भाई एवोकाडो टी को अलग शो किया, एवोकाडो को अलग शो किया, और मैकेडेमिया को अलग शो किया, और फॉरेस्ट्री को अलग शो किया। बाकी सारे इनकी नज़र में छोटे मोटे सेगमेंट होंगे, उनको इसने डाल दिया है ऑल अदर सेगमेंट में, और टोटल की जगह इन्होंने नाम लिखा है कंसोलिडेटेड। लेकिन कहीं भी ये आपको वर्किंग 1 2 3 में नजर नहीं आ रहा। ये आपको कहां पे नजर आ रहा है? ये आपको नजर आ रहा है सारा का सारा नोट्स में। वर्किंग 1 2 3 यूजर को शो करनी है, या वर्किंग 1 2 3 हमारे अपने लिए है? पेपर में करनी है, हमारे अपने लिए है। लेकिन यूजर्स को क्या शो करना है? नोट। और नोट में जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनकी काफी सारी चीजें शो करनी हैं। अच्छा जी, कैफ 6 किधर है? मार्च 2026। इसमें आई कैप की स्टडी टेक्स्ट किधर है? कोई नजर आ रही है आपको? कहां है? पड़ी होगी। कोई बात नहीं। उससे पिछला सेशन कौन सा था? कैफ 5 मार्च 2000 सितंबर, नजर आ रहा है वो? मार्च 2025 किधर पड़ी हुई है हमारी स्टडी टेक्स्ट? आई कैप वाली डाउनलोड करने का तो हमारे पास टाइम नहीं है। कैफ 5 स्टडी टेक्स्ट, कंट्रोल F, गोहर, गोहर। अच्छा जी, गोहर। पहले तो आई कैप ने ये वर्किंग की है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स उसने नीचे आइडेंटिफाई किए हैं, उसने नाम रखे ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। चलो जी, आई कैप वाला नाम रख लेते हैं जी, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। लेकिन मजबूरी में उसके पास डाटा नहीं था, तो बेचारा आई कैप ने क्या किया? सिर्फ एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शो किए हैं। वो वैसे जरूरी नहीं होता शो करना, हम शो कर देंगे। सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और सेगमेंट एसेट्स, और सेगमेंट लाइबिलिटीज। हमारे सवाल में गोहर में डाटा ही नहीं अवेलेबल ना, तो इसलिए उसने किया है। ठीक है, और यहां पे उसने लिखना था आई कैप ने ऑल अदर सेगमेंट्स, लेकिन गलती से बेचारा ए लिख के चला गया, तो ऑल अदर सेगमेंट्स। लेकिन केमिकल उसने अलग शो किया, सोडा ऐश उसने अलग शो किया, और फार्मा उसने अलग शो किया। ऑल अदर सेगमेंट्स में आपको फिगरें जमा करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे कितने सेगमेंट है? ऑल अदर 2। ठीक है, ओके। तो इसने नाम रखा ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। ऊपर लिखना चाहिए था इसको, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सारा। चलो खैर है, इंसान है, हम क्या कहें, इंसान है, गलती हो जाती है, क्या हो गया? आई कैप ही है ना, ऐसी गलती कर ली है तो साड़ी गलती, तो सी गलती कर लो तो खैर। अच्छा जी, बहुत आसान सा लंबा सा काम करने लगे हैं, साथ वाले को थोड़ा सा साइड पे कर दें। बिल्कुल अपनी अपनी जगह बनाएं अच्छी सी, और शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल रिस्पेक्ट किया करें उसकी, ये मतलब थोड़ा सा प्यार से करना होता है। चुनु मुनु चिंग। चलेंगे, चलेंगे, आसान सा काम हमने कहा था। इनको उठा दें, सीए कर लें, सीए कर लें। इधर लिखें गोहर लिमिटेड, अगला सफ़ा है ना आपका, तो लिखें गोहर लिमिटेड, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड मार्च 31। आप देखें, आप लोगों ने, आपने फिर नए सफ़े से शुरू नहीं किया। मैंने कहा नए सफ़े से शुरू करना है, इनको बताएं जरा, नए सफ़े से शुरू करना है। फॉर ईयर एंडेड मार्च 31 2000, क्या है? मार्च 31 है ना मेरे ख्याल से, मार्च 31 2015। अच्छा, इसको ना ऐसे कर लें आप लोग, जिस तरह मैं करवा रहा हूं। नोट का नाम वही रख लें, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है, वो जरा ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो नोट नंबर
737 कर लें। नोट का नाम सेगमेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, वैसे अंग्रेजी डालनी चाहिए, जैसे वो भी मैंने कीनिया में दिखाई है आपको, उन्होंने थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखा था, हम ब्लूबेरीज वगैरह ऑल अदर में डाली हुई हैं हमने, और बाकी जो रिपोर्ट की हैं वो हमारे मेन बिजनेस हैं। उन्होंने जोग्राफिकली भी बताया था कीनिया में दो शहरों में हम, लेकिन शायद CODM डाटा जोग्राफिकली ना मांगता हो, वो डाटा प्रोडक्ट वाइज मांगता हो। तो ये सारी बातें ज़रा जहन में आ रही थी आपके कि वो जोग्राफिकल भी बता रहे थे कि सिर्फ 2 शहरों के अंदर हमारा काम है, और साथ ये भी बता रहे थे क्या क्या काम है हमारा। सेगमेंट इंफॉर्मेशन, इसमें 37.1, इसका आप नाम रख दें सेगमेंट रिजल्ट्स, इसका नाम रख दिया करें सेगमेंट रिजल्ट्स। और 37.2 भी आज हम बनाएंगे, वो होगा क्या कहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन। एंड पे हमने रिकंसाइल भी करना है ना, ये फिगर्स एंटिटी के P&L बड़े वाले से मैच कर रही हैं या नहीं। कुछ समझ आई बात थोड़ी सी? ये सेगमेंट्स के प्रॉफिट एंटिटी के ओवरऑल प्रॉफिट में से तो मैच करने चाहिए ना, वरना ये कुछ और चल रहा हो वो कुछ और चल रहा हो तो यूजर को समझ ही नहीं आना। चलें, आप सादा सा काम करें, सिर्फ वर्किंग 1 अपने सामने रखें, और वर्किंग 1 अपने सामने रख के मुझे बताएं कि कौन से 3 आपको रिपोर्टेबल पकड़े हैं आपने। केमिकल, सोडा ऐश, फार्मा। माय डियर, पीछे कितने बच गए? 2। उनको कहां डाल दें? दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट फॉर्मेट्स, ऑल अदर सेगमेंट्स। ये हम अपने लिए वर्किंग करने लगे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिंट हो जानी है? ये चीजें प्रिंट होकर चली जानी है यूजर्स के पास। तो ये बड़ा था केमिकल, सोडा ऐश भी बड़ा था, फार्मा भी बड़ा था, बाकी छोटों के हमने सारे ऑल अदर सेगमेंट्स में डाल दिए। लेकिन जब इन सबको टोटल करेंगे तो ये सारे सेगमेंट्स का आ जाएगा टोटल। वही काम अब दोबारा करें जो थोड़ी देर पहले किया। शुरू करें, एक्सटर्नल सेल, आगे बोलें, इंटरनल सेल, टोटल सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आईकैप ने बड़ा शो किया हुआ था, मैं आपको बता दूंगा उसने क्यों शो किया। कोई जरूरी नहीं है वैसे शो करना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। चलें, आप लोग फिलहाल करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, करें। आगे प्रॉफिट्स, आगे एसेट्स, आगे लायबिलिटीज। मेरे दिल में आ रहा है कि लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज ना मंडे को इंशाल्लाह फ्रेश माइंड के साथ करेंगे, पास पेपर क्वेश्चन 19 क्लास के अंदर, ठीक है, ताकि वो ये चीज़ें मिक्स ना हो जाए। वो फिर संडे को थोड़ा रिवाइज भी कराइएगा। किसने वो नोट्स के दूसरे सफ़े वाली एग्जाम्पल पढ़ ली थी कल, बजरी वाली? वही एग्जाम्पल थी जो मैंने क्लास में बताई थी, रोबोट वाली। और सारा नोट्स डाउनलोड नहीं किए कल? नोट्स का दूसरा सफ़ा किसी ने पढ़ा हो? दूसरे सफ़े में इंग्लिश में लिख के मैंने नीचे लिखा हुआ था, बजरी देखा ना, बजरी लिखा हुआ। आपके अब्बू के व्हाट्सएप, इनके अब्बू के व्हाट्सएप पे तो नहीं भेज दिए थे? लायबिलिटीज के आगे और भी कुछ चीजें हैं, वो मैं अभी लिखवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप अब कोई ऐसे ना देखिएगा नोट बनने लगे, मुझे जरा देखने दे। ओ भाई बस एक्सटर्नल सेल बताओ, केमिकल की काम मुकाओ, कोई ऐसी चीज देखने वाली मैं खुद कहूंगा भाई अटेंटिव हो जाए। एक्सटर्नल सेल बताएं जी केमिकल की। 1752, निहायत फारक स्टैंडर्ड है, आसान सा। 1752। सोडा 216, फार्मा 252, गलती नहीं करनी, फिगर आराम से उठानी है। 252। ऑल अदर सेगमेंट्स में बताएं टोटल करके कैलकुलेटर पर क्या क्या जमा किया आपने? 227 प्लस 247। क्या करेंगे, फुट नोट में जमा करेंगे या इसी को थोड़ा सा ब्रैकेट में यहां जमा कर लिया करेंगे? यहीं ब्रैकेट में जमा कर लिया करेंगे, वरना बहुत ज्यादा वर्किंग्स हो जानी है सवाल में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो जीपी माइनस एक्सपेंसेस किए थे, तो थोड़ा मोटा यहीं कैलकुलेट ऐसे ना, ऐसे कर लीजिएगा 227 प्लस 247, इसी तरह। और नहीं करना तो फिर नीचे थोड़ा सा एक एक लाइन छोड़, फिर वो एक एक लाइन सब में छोड़नी पड़ेगी।
क्योंकि ऑल अदर सेगमेंट्स को मजबूरी में जमा करना है ना, लेकिन शो भी करना है एग्जामिनर को। 2 to 7 + 2 4 7 470। और प्लीज पागल ना बनिएगा, टोटल उधर से उठा लीजिएगा, वो वही फिगरें उठाई है ना, इधर आके टोटल बदल तो नहीं जाना। 2 6 नहीं शायद एक दफा कर लेने जरा तसल्ली हो जाती है। हाँ अगले सवाल का टाइम नहीं बचा था, फिर वो IFRS 8 का ही सवाल होता रहा मेरा। हाँ वो सही हो गया है, वो अगला सवाल घर आके देखो, वो ये लीज का था, ये तो आसान सा था। चलें आगे, इंटरनल सेल। ये जरा मुझे देख लेने थे, ऑल अदर सेगमेंट कौन है? पॉलिएस्टर और पेंट। अच्छा ये करीब करीब है, ये तो आसान ही है। फिर ये वाला 0 पकड़े, ये वाला पकड़ना है, ये वाला, और साथ ये वाला 0, इनको जरा टोटल करते हैं। 0 + 0 दे, ये देखें 0 आ गया। टीचर कैलकुलेटर के बगैर ही अबू कैलकुलेशंस करवाते हैं, इतने अच्छे इदारे में आपने मुझे करवाया है। 38, ठीक है जी। अब आप now no need to pick the totals, no need to pick the totals। ऐसे भी कर सकते हैं, उधर से उठाने हैं, जैसे मर्जी। अल्लाह आपको और कैलकुलेटर दे। टू 7 3 2 जी माय डियर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए मुझे सवाल में जाना पड़ेगा ना, वर्किंग 1 विल नॉट हेल्प। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए सवाल में जाना पड़ेगा। जी माय डियर बोलें, पहले बड़े वालों के उठा लें। 63 57 और 12। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डिस्क्लोजिंग, वी आर नाउ डिस्क्लोजिंग। व्हाट आर वी डूइंग? We are reporting the reportable segments। बोले हम क्या कर रहे हैं? We are reporting the, या we are disclosing the disclosable segments, reportable segments। बड़े segments को हम disclose कर रहे हैं, आराम से टेक लगा के करें, कोई ऐसी चीजें नहीं है। जी बोलें। ये फिर देखना पड़ेगा ना इसमें जरा। 23 जमा 16 39, इधर ही कर लें। 23 जमा 16 39। ये करना पड़ेगा टोटल 171। प्रॉफिट्स 10 25 प्लस जी बोलें 1152। अब आप कोई सवाल पूछें यहां पर मेरे से, जो सवाल यहां पूछना बनता है हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। जी और कोई सवाल पूछे, और जी और कोई सवाल पूछे। इन दो लोगों ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और किसी को समझ आया हो? और कोई सवाल पूछे। दो लोगों को तो समझ आ गया। इन्होंने ये सवाल पूछा है कि अगर यहां भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होते तो क्या उनका टोटल यहां करते या यहां भी प्रॉफिट्स और लॉसेस को नीचे ले जाते। ये इन लोगों का सवाल है। आप लोगों में से कोई इसका जवाब दे। यहां क्या करते? यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हम कौन सा 10% टेस्ट लगा रहे हैं? यहां अगर ये प्रॉफिट होता, ये प्रॉफिट होता और ये, तो हम टोटल कर देते, क्योंकि अभी रिकॉन्सिलिएशन में मैंने इस टोटल को मैच करवाना है ऑर्गेनाइजेशन के P&L के टोटल से। ऑर्गेनाइजेशन का P&L भी तो बन रहा होगा ना, तो ये टोटल इन द एंड उनसे मैच करने चाहिए ना। तो इसलिए यहां तो फिर प्लस माइनस के साइन ही यूज करेंगे और उनको नेट भी करेंगे। तो ये फिगर क्या हुआ करेगी? नेट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये उर्दू में लिख लें, यहां प्रॉफिट एंड लॉस को जमा माइनस करके करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एंड पे ये प्रॉफिट्स कहां से रिकंसाइल करने हैं?
P&L से, और हो सकता है नेट करते करते जवाब जीरो या नेगेटिव आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर कोई टेस्ट ही नहीं लगाना। तो यहां प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को नेट करेंगे। ये आप लोगों के जहन में क्यों नहीं सवाल आया था? अच्छा, गया हुआ था कहीं, आ रहा था, डाउनलोड हो रहा था, 2% डाउनलोड हुआ था, लोगों का 100% हो गया था। आगे एसेट्स लायबिलिटीज में तो कोई मसला नहीं। एसेट्स बोले केमिकल के, उत्थे कोई देख रहे हो जो एसेट तो इतने पे ने, ये अलाइनमेंट जरा सही कराएं अपनी सारे आप। 637 जो करीब पड़ी है चीज उधर, 444 1 115 2 4 1455। ये हमने कहा था आज हम एंजॉय करेंगे। लाइबिलिटीज तो वर्किंग 1 में नहीं थी, ठीक है, मैं भी फिर चला जाता हूँ। ये क्या है, आपने उनको बताया नहीं था? ठीक है, मैंने पता नहीं कहाँ जाना होता है, और मैंने आप लोगों को कभी बताया कि मैंने वहाँ जाना था और मैं मजबूरी में जाके तो कई दफ़ा 3-4 बजे निकलना पड़ता है और रातों रात वापस आना पड़ता है, 3-4 घंटे 8-9 घंटे की ड्राइव करके। मैंने कभी बताया आप लोगों को? जाना ज़रूरी है, जेन्युइन है। चलिए मंडे को डिटेल बताइए, अभी पॉज कर दो, पॉज करें। अच्छा, लाइबिलिटीज बोले सॉरी, 442, ओके गाय, 442 355 90 94 प्लस 108 202, ग्रैंड टोटल 1097। ठीक है, पॉज करें। अच्छा, यकसुई कंसंट्रेशन। अब आप पेज 435 पर ना आए, मतलब ना आए, मत निकालें अभी पेज 435। मैंने प्रॉफिट्स डिस्क्लोज कर दिए, बताएं, एसेट्स डिस्क्लोज कर दिए, लायबिलिटीज डिस्क्लोज कर दिए, पॉज कर दो। अच्छा भाई, मोबाइल छोड़ देना जरा थोड़ी देर तो। अच्छा, पेज 435 जो है ना, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको जरा देखें, इसमें से क्या क्या हमने डिस्क्लोज कर दिया। ये लिस्ट आपको याद करनी है, लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई तरीका निकालेंगे मंडे को इसके याद करने का। प्रॉफिट्स, एसेट्स, सर आप तरीके निकालते रहिएगा, हमने कल याद करके भी आ जाना है। ये बड़े अच्छे बच्चे होते हैं ऐसे। एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल भी लोग शो करते हैं। इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट, ये कौन सा पेज है? 430, लेकिन खोलना नहीं, चलिए लिखिए जी इधर, इंटरेस्ट इनकम। हमारे सवाल में डेटा नहीं है, लेकिन आज हम क्या बना रहे हैं? फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बनाने के पर्पज से लिखना शुरू करें। इंटरेस्ट इनकम जी, या डैश डैश डाल दें, बेशक जो भी करें, बस जल्दी से जरा करें। एक ही दफा मैं सारे देख लेता हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर मटेरियल आइटम्स में ना आई कैप ने डाला हुआ एक्सपेंसेस, वो जो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो किए हैं। अदर मटेरियल आइटम्स कोई भी हो सकते हैं, राइट डाउन्स, रिस्ट्रक्चरिंग अभी हमने नहीं पढ़ा, डिस्पोजल्स, कोई कोर्ट केस सेटल हुआ। अच्छा, फिर हाल बस ये इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास जगह उधर खत्म हो गई है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, आपके सफ़े पे यहाँ क्या लिखा हुआ है? केमिकल। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सोडा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ टोटल। अगली चीज़ कौन सी है? अलग अलग शो करनी है। डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन और अगर पेपर में ये चीजें गिवन हुई तो लिखनी पड़ेंगी। आगे चलें, ये लिखे ना आगे कितने, अच्छा लिखे, ठीक है, बीच में जगह क्यों छोड़ी। अदर मटेरियल आइटम्स, मिसालें दें मटेरियल आइटम्स बिजनेस के लिए। राइट डाउन्स क्या होते हैं? राइट डाउन्स बैड डेट वगैरह या इन्वेंट्री राइट डाउन होते हैं, कई डिस्पोजल्स होती हैं, लिटिगेशन सेटलमेंट होते हैं, लड़ाई हुई कोर्ट केस की। एंटिटीज निकाल लें सफा, निकाल लें सफा, पेज नंबर 435। और सफा निकाल के ना बस ये लाइन कम से कम हाईलाइट कर लें, एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज। मतलब क्या, ये सारी चीजें यूजर को आपने क्या करनी है? डिस्क्लोज करनी है। दरमियान में एक दो सफे हमने स्किप किए हैं और जम मारी है इस सफे के ऊपर। Our interest in the profit of someone, is it so? जिस कंपनी के हम शेयर खरीद लेना उसे अपनी एसोसिएट कहते हैं या उसे अपना जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो लिखें ओवर, एंटिटी से मुराद है हम, ओवर इंटरेस्ट, पेज कौन सा है? 435 निकाल लें, थोड़ी मेहरबानी, पेज 435। ओवर इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ समवन लिखें, समवन जिसके अंदर हमने थर्ड पार्टी है ना, जिसमें हमने शेयर खरीदे हैं। आपको पता है ना एसोसिएट्स कहीं पड़े कंपनी लॉ वगैरह में, जिसको कोई शेयर खरीदे हो या कॉमन डायरेक्टर हो या पता नहीं कुछ इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। तो एसोसिएट्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एसोसिएट सब्सिडरीज क्या होती हैं। तो ओवर इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ समवन एंड ओवर इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ आवर जॉइंट वेंचर, जिनको हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं बाय इक्विटी मेथड। एक स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है, किसी के शेयर खरीदें तो दो तीन मेथड हैं, कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, इक्विटी मेथड। तो इक्विटी मेथड तो लफ्ज़ कभी हमें समझ आ ही नहीं सकता अभी, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन ये चीज बहुत अनकॉमन है कि हम किसी के शेयर खरीदें, इसलिए मैं इसको फॉर्मेट में भी डालना पसंद नहीं कर रहा, छोड़ें परे इसको। आगे चलें जी। हो सकता है इनकम टैक्स एक्सपेंस हो सकता है रिफंड हो, खुशी भी हो जाती है, कई दफा टैक्स वाले टैक्स वापस कर देते हैं। कोरोना के अंदर कोई टैक्सेस वापस हुए तो इनकम कई दफा खुशी होती है, गवर्नमेंट कहती है हमारी तरफ से लो, चलो खैर है कोई नहीं, चलो। तो होता होगा कुछ मुल्कों में, लेकिन हम तो पाकिस्तान में रहते हुए खाली ये लिख देते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस। लेकिन सबका अलग अलग, केमिकल का कितना टैक्स है, फलां का कितना टैक्स है, बड़ा स्यापा है IFRS 8। आगे चलें। मटेरियल नॉन कैश आइटम्स, ये क्यों इसने लिखा है मटेरियल नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन? नॉन कैश आइटम्स आपने कैश फ्लो में लफ्ज़ पढ़ा हुआ ना, नॉन कैश का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो कैश में पे नहीं करते। ये क्यों इसने लिखा है मटेरियल नॉन कैश आइटम अदर देन डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन? एक्सेलेंट, वो ऊपर कवर होगी ना। तो और कौन से हो सकते हैं नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन? इंपेयरमेंट लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस, कई चीजें हो सकती हैं। तो फेयर वैल्यू लॉस, एक्सेलेंट, फेयर वैल्यू लॉस, तो इंपेयरमेंट लॉस वगैरह। ये किसके हमने शो करने हैं? रिपोर्टेबल के। और ऑल अदर के क्या कर देने हैं? मर्ज। जवाब क्या आ जाएगा? टोटल। नहीं लिखा उसने। अच्छा जी, ज्यादा खर्चों के बारे में पूछते होते हैं ना लोग। कौन सा वाला भाई? ये सेकंड नंबर वाला एसी भी बंद कर दें, थोड़ी देर में तीसरे की रिक्वेस्ट आनी है। अच्छा आगे चलें। आप मुझे बताएं, मैं आपको ये पैराज पढ़वा रहा हूं या सिर्फ जो बुलेट्स हैं वो पढ़ा रहे हैं? हम पैराज नहीं पढ़ा रहे, पैरा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ पढ़ेंगे। तो तैयार होके आ जाएगा रोजाना। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इन समवन एंड इन्वेस्टमेंट इन समवन अकाउंटेड फॉर बाय इक्विटी मेथड। ये क्या है इन्वेस्टमेंट इन समवन? इसमें और उसमें क्या फर्क है भाई? वही फर्क है जो मुर्गी और अंडे के अंदर है। इन्वेस्टमेंट इन मुर्गी, इन्वेस्टमेंट इन मुर्गी, ओवर इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ मुर्गी। मुर्गी से क्या आएगा? अंडा। तो इसी तरह इधर इन्वेस्टमेंट इन भैंस एंड उससे क्या? दूध आया। तो मतलब यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है और उससे फिर कमाया कितना।
तो बता दें ये क्या लिखा हुआ है उसने, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यानी उसको इन्वेस्ट कितने पैसे की, हो सकता है 1 करोड़ रुपए की आपने एसोसिएट खरीदी हो, उसने 10 लाख कमा के दिया, तो 1 करोड़ कहां आएगा, और उसने जो कमा के दिया मुझे, समझ आ गई बात, वो हाँ ना कर दें, आगे चलें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स, वो जो हमने अभी आपको दिखाया था, नॉन करंट एसेट्स पे सारे होंगे, आप लोग मिसाल के तौर पे लिख लें एडिशंस टू पीपी और इंटेंजिबल, क्योंकि कॉमनली यही होते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बायोलॉजिकल एसेट तो बहुत रेयर होते हैं, तो दो कम से कम 2-3 मिसालें लिख लें, अलग अलग दिखाना है कि पीपी कितने खरीदे हैं, बायोलॉजिकल एसेट इस साल कितने खरीदे हैं, कैरी डाउन, या अच्छा इनका कैरी डाउन तो ऑलरेडी इधर आ रहा है एसेट्स का, तो उनको दोबारा क्यों दिखा रहे हैं, ओ हाँ वो तो एडिशंस है जो नए खरीदे हैं, और ये तो सारे हैं करंट नॉन करंट, हो बात बढ़ी है, ये तो करंट नॉन करंट सारे हैं, वो सिर्फ कौन से हैं, एडिशन टू नॉन करंट, एडिशन टू नॉन करंट, नॉन करंट में क्या, पीपी और इंटेंजिबल, बस ये टोटल आइटम आप गिन लें तकरीबन कितने बने हैं जो हमने डिस्क्लोज करने होते हैं, 12 ऊपर से हैं और कोई 2-3 नीचे हैं, 13, 14, 15, बस ये 14-15 आइटम है जो हमने डिस्क्लोज करने होते हैं। किसके डिस्क्लोज करने होते हैं, रिपोर्टेबल के। रिपोर्टेबल हमारे सवाल में कौन कौन से हैं, हाँ ये फॉर्मेट हर सवाल में हमेशा बना के आया करेंगे, अगर उसने कभी बनाने को कह दिया तो फॉर्मेट में फिर सारा बना देंगे, कभी कभी दीवाना होता है कि 1-2 दफा आई कैप में आजकल ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि प्रिपेयर द डिस्क्लोजर एज्यूमिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, फिर सारा बना के आ जाएंगे एज्यूम करके फिगर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे डिस्क्लोजर कई दफा आ जाते हैं, तो लेकिन अगर डाटा नहीं दिया हुआ सवाल में तो फिर जितना डाटा दिया हुआ उतना डिस्क्लोजर बना के आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं अब सारा मिटा रहा हूं जो कि हमारा इरेलीवेंट है। अब जिसने कल की क्लास ली थी उससे मैं एक सवाल पूछने लगा हूं और बड़ा ही जेन्युइन सवाल है, आपको पता है नॉन जेन्युइन सवाल तो हम आपसे पूछते ही रहते हैं, आज हम आपसे जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि सारे जरा अटेंटिव हो जाएं, स्पेशली आपके साथ वाला जो चिंग मिंग पिंग करता रहता है हर वक्त, उसको जरा मुतवज्जे कर दें। क्या, हाँ ना में बताइएगा, क्या ये एसेट्स हमारी बैलेंस शीट के कैरी डाउन से मैच करेंगे? अगर कल की क्लास लिया तो हाथ खड़े करके बताइएगा, ऐसे बोंगी नहीं मारनी। क्या ये एसेट्स हमारे बैलेंस शीट के जो नॉन करंट करंट एसेट्स का टोटल आता है बैलेंस शीट की फुटिंग का, जिसे बैलेंस शीट का फुट कहते हैं, क्या ये उसके बराबर होंगे? हाथ खड़े करके को बताइएगा, ऐसे ना बताइएगा, हाथ खड़े करके बताइएगा। वाई? एक्सेलेंट एक्सेलेंट। कुल्फी है, मंगवाओ इसके लिए, नहीं है? अच्छा मैं ये कह रहा था, आप लोग सुन रहे थे मेरी बात, मैं ये कह रहा था कि वो कल किसी काम के लिए पैसे दिए थे, बेगम ने जेब में रह गया, अब क्या करें उनको, तुम तो 100 रुपया हमने इनाम देने का सोचा था किसी को। अच्छा सोच पे तो ऑब्लिगेशन नहीं बनती ना। 1,455 ये एसेट्स इन्होंने कहा है, कल की क्लास इन्होंने ली थी, इन्होंने कहा है कि ये एसेट्स सिर्फ केमिकल, सोडा, पॉलिएस्टर, पेंट और फार्मा के हैं, और बिजनेस के एसेट्स इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि इस फिगर में ये कह रहे हैं अगर हेड ऑफिस के एसेट्स ऐड कर दें तो फिर बराबर हो जाएंगे बैलेंस शीट में जो एसेट्स नजर आ रहे हैं। अब बता दें क्या आप लोग इसकी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए यही कुछ करें या रिकॉन्सिलिएशन बनाएं? रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं, और रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट आपने मुझे बताना है। रिकॉन्सिलिएशन में अगला काम हम एक और करेंगे, रिकॉन्सिलिएशन में इन तीनों को भी इकट्ठा कर लेंगे, इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे, एक कॉलम वो बन जाएगा, एक कॉलम ये उठा लेंगे, टोटल करने की जरूरत नहीं, इन तीनों को लपेट के एक शॉपर में डाल देंगे, इनको एज इट इज उठा लेंगे, इनमें एक कॉलम नया डालेंगे हेड ऑफिस, उसके एसेट डालेंगे, और आखिरी कॉलम की हेडिंग देंगे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टोटल, यानी ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टोटल से एग्री करेगा। अगला सवाल, अगर कल की क्लास ली थी तो मुझे बताएं, ये जो मेरे प्रॉफिट्स हैं, ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का P&L बड़ा वाला बना होगा, जिसमें पूरा P&L बना होता है, उसका जो प्रॉफिट है, चाहे नेट है चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उस बहस में ना जाए अभी, वो जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, क्या ये उससे एग्री करेगा या नहीं करेगा? हिंट तो मिल गया, आप सबको बताएं, एग्री करेगा या नहीं करेगा? ये वाला प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टोटल प्रॉफिट से ज्यादा चांस क्या है, कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। इसमें से हम माइनस करेंगे हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस। इस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे? जब इसमें से हेड ऑफिस के खर्चे, हेड ऑफिस इनकम तो कमाता नहीं, वो तो उल्टा खर्चा कराते हैं। कल मैंने क्या बोला था, एक फिक्रा पंजाबी का, मज जाइए पई रहंदी है, तो हेड ऑफिस इज लाइक मज पई खर्चा करा रहे हैं, मैं पूरा दिन लगा हुआ मोबाइल के ऊपर, खाई जा रहे हैं, कोई काम नहीं करा। बहन भाई कमा के ला रहे हैं, अब्बू कमा के ला रहे हैं, मज जाइए पई रहंदी है। घर में होता है, कोई ना कोई किसी घर में होता होगा। तो हेड ऑफिस सिर्फ क्या करवाता है? बोले ना, हेड ऑफिस खर्चे करवाता है। तो मुझे बताएं, ये प्रॉफिट उससे क्यों नहीं मैच करेगा? ये वाला प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से क्यों नहीं मैच करेगा? आप लोग क्या बोलते थे लफ्ज, पैट बोलते थे, पीबीटी बोलते थे? पैट। ये पैट से क्यों नहीं मैच करेगा? बीच में एक चीज डालनी पड़ेगी ना, उस चीज का नाम क्या होगा? हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस। अच्छा, ये लायबिलिटीज मैच कर जाएंगी, ये लायबिलिटीज मैच कर जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटीज से? बैलेंस शीट में आ रही होती है ना नॉन करंट करंट लायबिलिटीज, उससे मैच कर जाएंगी ये लायबिलिटीज? क्यों नहीं मैच करेंगे? हिंट तो आपको मिल गया हुआ है। हेड ऑफिस की कौन सी लायबिलिटी? हेड ऑफिस पे तो कोई लायबिलिटी नहीं होती। अच्छा, हेड ऑफिस ने कोई बिजली का बिल पे करना होगा, अच्छा ठीक है। और अच्छा, हेड ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट पेएबल होगा, माशाल्लाह। और खुद ही मिसालें खुद ही माशाल्लाह लगे हैं। और हेड ऑफिस ने कोई लोन लिया होगा, ठीक है, ठीक है, कोई भी वजह बन सकती है। तो हेड ऑफिस की लायबिलिटी सैकड़ों होंगी, तो ये लायबिलिटी ज्यादा होंगी या बैलेंस शीट की लायबिलिटी ज्यादा होंगी? पुत्र हम सही तरह दस्यो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी सिर्फ केमिकल सोडा और फार्मा की और पेंट और पॉलिएस्टर की लायबिलिटीज। लेकिन मुझे किसकी लायबिलिटीज चाहिए? वो जमा कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट से मैच कर जाएगी। अच्छा, अब रिकॉन्सिलिएशन में ये चीजें आएंगी। इनकी हेडिंग क्या दूंगा? इनकी हेडिंग एडजस्टमेंट्स। इनकी हेडिंग क्या देंगे हम? रिकॉन्सिलिएशन इधर ही फिट नहीं करनी, रिकॉन्सिलिएशन उधर बनाएंगे, और इसका नाम हुआ करेगा गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी ये फिगर कहां से मैच कर जाया करेंगी? गोहर की। अब ऑब्जेक्टिव बता दें, कुछ थोड़ा समझ आ रहा है? ऑब्जेक्टिव मकसद समझ आ रहा है रिकॉन्सिलिएशन बनाने का? क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कहानी कुछ और चल रही हो और यूजर कह रहे हो भाई ये क्या है, आप लोग कह रहे हो एसेट सिर्फ इतने हैं और बैलेंस शीट में एसेट सिर्फ उतने हैं। तो यूजर पूछेंगे ना फर्क क्यों आ रहा है, फिर आप साबित करें फर्क क्यों आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा ये कैलकुलेशन भी जरा चेक हो जाएगी और यूजर्स की भी तसल्ली हो जाएगी कि सारी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो गई है। डन? किताब के एंड पे देखें, हैंड रिटन पेजेस हैं कुछ लगे हुए, उसमें IFRS 8 वाला पेज लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो बना लेते हैं। लगा हुआ है, शुक्र है। हाँ लगा हुआ है, शुक्र है। मुझे आखिरी पेज नंबर बताएं और उसके बाद बताएं कितने सफ़े आगे जाने हैं।
किससे कितने सफ़े आगे आने? वो ठीक है, मेरे तो मुझे उधर अब किताब ढूंढनी पड़ेगी। पॉज कर दो। ठीक है, एसेट्स कहाँ लिखा हुआ है? एसेट्स कहीं लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, अभी मैं क्या देखने लगा हूँ? इक्विटी और लाइबिलिटीज और हाँ एसेट्स। ठीक है, मैं एसेट्स ही देखने लगा हूँ। ये डिस्कशन एसेट्स की होगी, ये लाइबिलिटीज की होगी और ये प्रॉफिट की होगी। ओके, यहां हमें लिख लेना चाहिए एसेट्स। तस्वीर खींचो भाई, आप लोगों को नहीं कह रहा। एसेट्स की डिस्कशन करने लगा हूं। वही बात जो भी मैंने आपसे ज़बानी की थी वो मैं इधर लिख के कर बता रहा हूं। मोबाइल के एसेट्स कितने हैं हमारे? न्यूज़पेपर के एसेट्स 3 मिलियन। फार्मा के एसेट्स, कैटरिंग के एसेट्स, कैटरिंग के 2 मिलियन। हेड ऑफिस और R&D के मैंने नहीं दिया आपको। 1.1 जमा 3 जमा 1.8 जमा 2 इज इक्वल टू 7.9। अगली चीज देखिएगा मेरे भाई, वो मैं आपसे छुपाने लगा हूं। हमें इससे कंसर्न नहीं लाइबिलिटीज कितनी है, हमें इससे कंसर्न नहीं इक्विटी कितनी है, वो तो मैंने वैसे ही डाली हुई है। मुझे बताएं डिपार्टमेंट्स के एसेट्स कितने आ रहे हैं और बिजनेस के एसेट्स बैलेंस शीट के मुंह पे कितने आ रहे हैं? क्या आप लोगों को पता है बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होता है दुनिया में? बैलेंस शीट इज इक्वल टू इक्विटी और लाइबिलिटीज को जमा करते हैं, बराबर आ जाता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमारी 10 मिलियन की हैं और एसेट्स हमारे 10 मिलियन के हैं। टेल मी व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन 7.9 एंड 10? वी मस्ट ऐड इन 7.9 the assets of head office and if they are 2.1 then what is the Gohar financial statements assets? 10. So alhamdulillah these are reconciled. अच्छा, ये मजे की बात सुने, ये रिकॉन्सिलिएशन 99% केसेस में मैच पता नहीं चला करेगा कि कर गई है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली फिगर उसने दी नहीं होंगी, बस हम खुद ही अज्यूम करेंगे हमारी रिकॉन मैच कर गई है। पेपर में क्या होगा, रिकॉन पता है मैच कब करती है? जब ये तीनों फिगर्स दी हों पेपर में। पेपर में सिर्फ ये फिगर दिया करेगा और ये हम टोटल करके खुद ही खुश हो जाया करेंगे कि ये सही आ गई होगी। आप बता दें ये किसके एसेट्स थे? सेगमेंट्स के। शायद सारे ही रिपोर्टेबल थे, मैंने ऑल अदर को कंबाइन नहीं किया, मिसाल दे रहा हूं, शायद सारे ही रिपोर्टेबल थे। सबको जमा किया, इसमें हेड ऑफिस और R&D की एसेट डाले, टोटल का जवाब आ गया 10। अगली डायग्राम है लायाबिलिटीज की, क्योंकि हम मैच करवाने लगे हैं लायाबिलिटीज। देखें डायग्राम समझ आ रही है? मोबाइल की लायबिलिटीज 0.1, न्यूज़पेपर की, फार्मा की, कैटरिंग की 0.5, टोटल। कोई बंदा बैलेंस शीट में बताए कितनी लायबिलिटीज नजर आ रही हैं? बैलेंस शीट में कितनी लायबिलिटीज नजर? 3। ये नॉन करंट करंट करके जमा करके होंगी टोटल। ये क्यों नहीं मैच करी उससे? क्योंकि थोड़ी सी लायबिलिटीज हेड ऑफिस की हमें डालनी पड़ेंगी या निकालनी पड़ेंगी? हमने तो सिर्फ अभी इनको लिया ना, तो ये दोनों तो रह गए ना। डन। और आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉफिट। जी प्रॉफिट बताएं। 8 जमा 11 जमा 6 जमा 5 कितना आता है? 30। लेकिन P&L में जो प्रॉफिट आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है, तो 30 में से मैंने कितने खर्चे माइनस किए? 7। मज जाइए, पई रहती है, खांदी रहती है। हेड ऑफिस तो हमेशा आपका खर्चा ही करवाएगा। तो बोलें इनमें से मुझे माइनस क्यों करना पड़ा और उधर ऐड क्यों करना पड़ा था? क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज में एसेट्स और लायबिलिटीज क्या किए जाते हैं? ऐड। और प्रॉफिट्स में से खर्चे माइनस किए जाते हैं। दैट्स व्हाई मैंने प्रॉफिट्स में से खर्चे माइनस किए और मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 23 का। इट इज ऑल कॉल्ड एज, बोलें, रिकॉन्सिलिएशन।
बनाएं जी अब नोट। तो ये था जी कॉन्सेप्ट आज का मेन। बाकी ये तो मेरे ख्याल से आसान चीज थी, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। सेगमेंट रिजल्ट्स, नोट नंबर 37.2, हेडिंग बोले, नहीं हेडिंग का नाम बोले ना, रिकॉन्सिलिएशन। 2 क्या? अच्छा जी, सेल्स की रिकॉन्सिलिएशन बनानी है हमने। वैसे ही आई के अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बनाई हुई है, वैसे कोई जरूरत नहीं है इतनी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एक एक लाइन छोड़े, जरा खुली खुली बनानी है। प्रॉफिट्स की, एसेट्स की और लायबिलिटीज की, और रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनानी। इंटरेस्ट की, डेप्रिसिएशन की, वो रिकॉन्सिलिएशन में जरा कम ही चीजें हैं, 4-5 ही हैं बस, तकरीबन वर्किंग 1 वाली चीजें हैं शायद। लाइबिलिटीज एक एक्स्ट्रा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आई के अपने डालने में कोई जरूरी नहीं डालने। तो ये जी रिकॉन्सिलिएशन है। रिकॉन्सिलिएशन में अब हेडिंग्स आएंगी, कॉलम्स आएंगे। पहला कॉलम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, बस ऑल सारी प्रॉफिट्स की वो सॉरी फॉर्मेट्स की गेम है इस टॉपिक में। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, इसमें कितने आ जाएंगे? 3। अभी तक हेड ऑफिस भी नहीं आए, नॉन रिपोर्टेबल भी नहीं आए, थोड़ा सा आगे चलवाएं। अब इसको बराबर पता है किसके लाना है? अभी आप लोग ना बनाएं ताकि वो कॉलम बाद में पता, नीचे 3, दरम्यान में 3 आने हैं, वैसे सुन लें। कैसे पहुंचूं मैं रिपोर्टेबल से गोहर तक पहुंचना चाह रहा हूं, कैसे पहुंचूं? अभी तक मैंने 3 के डाल दिए, और क्या लिखूं? चले नॉन रिपोर्टेबल, गुड। एक नया लफ्ज आप लोगों ने बोला, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। आगे बोले, अभी अब टोटल का बराबर आ जाएंगे। अगर मैं 3 इसके डाल दूं, इधर एसेट्स से चलते हैं, तीनों के एसेट्स डाल दूं, बाकी जो 2 बचे वो कौन से हैं? पॉलिएस्टर, और इन 2 के डाल दूं तो क्या बराबर आ जाएंगे? मुझे किसके डालने पड़ेंगे? हेड ऑफिस के। एडजस्टमेंट्स, हेड ऑफिस वाली एडजस्टमेंट्स कर देंगे। और प्रॉफिट्स में आपस के प्रॉफिट्स पड़े होंगे जो आपस की सेल से हुए हैं, वो हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया करेंगे क्योंकि हमारे मेन P&L में वो रिकॉर्ड नहीं होते। तो आपस के प्रॉफिट और आपस की सेल एलिमिनेट किया करेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल नई बात, ये मैंने उस डायग्राम में नहीं समझाई। इसे कहते हैं एलिमिनेशन, कैंसल करना जिसको आप कह सकते हैं, एलिमिनेशन। ये जी फॉर्मेट है। एलिमिनेशन, ओके। पहले आप मुझे सिर्फ यहीं से पहले 2 कॉलम करवा दें ताकि हमारे इजी मार्क्स आ जाएं। मैं इसको पता है क्या कहने लगा हूं? ये देखें, ये दोनों हमारा मेन डेट है, ये वाली तो वैसे ही आ जानी है बैलेंसिंग, ये कॉलम वैसे ही बैलेंसिंग आया करेगा और पता भी नहीं चला करेगा टैली हुआ है या नहीं, वो बैलेंसिंग आ जाने। इन दोनों को मैं कहूंगा रिकंसाइलिंग आइटम, जैसे BRS में होते थे ना अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड, रिकंसाइलिंग आइटम। तो पहले ये मेरे सादा सादा सा काम करवा दें, सेल कौन सी उठानी है? कोई बंदा लॉजिक बेस पे हाथ खड़ा करके बताए सेल कौन सी उठानी है, फिर मैं आगे चलूंगा। कौन सी? भाई अगर आपने वो उठा ली ना एक्सटर्नल, तो फिर कैंसिल नहीं कर सकेंगे आपस की। तो मशवरा मेरा ये है कि टोटल उठाइएगा, लेकिन यहां टोटल नहीं लिखना, यहां बस सेल्स लिखना काफी है, इसलिए मैंने सेल्स लिखे। फॉर्मेट्स पे रहें, फॉर्मेट्स पे रहें, सेल की जगह रेवेन्यू लिख दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा,
लेकिन टोटल एक्सटर्नल इंटरनल नहीं, उठानी क्या है टोटल, उठानी क्या टोटल। 1790 जमा 216 जमा 258, इन तीनों को जमा करें तो ये किसकी सेल आ जाएगी, रिपोर्टेबल की। उठाएं जमा करें, जगह हमने छोड़ी हुई है। 1790 प्लस 2258, टोटल सेल उठाया करेंगे। लिखने की जरूरत नहीं, घर जाके देखेंगे याद आ जाएगी, यहां से टोटल सेल उठाया करेंगे। अच्छा जी, नॉन रिपोर्टेबल की सेल उठाएं, कहीं नहीं सवाल में जाने की जरूरत, वर ये यहीं से हमेशा यहीं से उठाया करेंगे, सारा डेटा इधर अवेलेबल है, बहुत मेहनत होगी भी, अब सवाल में जाने की जरूरत नहीं। 470, अच्छा इनके आगे अब कोई टोटल का कॉलम नहीं है, वो जरूरत नहीं है, अब बार बार क्या टोटल्स करते रहें, इनके आगे टोटल का कॉलम नहीं है। लेकिन बताएं अब हम कहां तक पहुंच गए हैं, हमने पांचों सेगमेंट्स की टोटल सेल जमा कर ली है, पांचों सेगमेंट्स की टोटल सेल जमा कर ली है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताएं रिपोर्टेबल के 12, डंकी वर्क है, जल्दी जल्दी जरा कर लें। 63 57 12 132, और नॉन रिपोर्टेबल माय डियर 2316 नहीं ना, डोंट वेस्ट टाइम नाउ, 39। नेक्स्ट प्रॉफिट्स उठाएं प्रॉफिट्स, अभी बस उठाएं अभी जो अवेलेबल है। 1038 60 प्लस 19, 1038 प्लस इज इक्वल टू 1117 जी 1117 1117 जी। नॉन रिपोर्टेबल के प्रॉफिट्स कितने के हैं तकरीबन, थोड़ी देर के लिए मैंने आपको मुतवज्जे किया था, फिर टेक लगा लें, अभी तो कुछ चल ही नहीं रहा। एसेट्स 630 प्लस 444 प्लस 130, 637 प्लस 444 प्लस 130, 1213। All other segments चलें आगे। लायबिलिटीज शो करनी है, सारी कैलकुलेशंस शो करनी है। लायबिलिटीज 442 355 और आई कैप इसमें से अब सवाल बना ही नहीं रहा, ये फुल फ्लैज वाला, उसको पता चल गया कि इसमें कुछ है ही नहीं, अब वो अजीब अजीब नोट बना के कह रहे हैं इसमें गलतियां निकालो, कभी कभी वो फिगर उधर डाल रहा है, ये फिगर उधर डाल रहा है, ये फिगर, क्योंकि उससे पता चल गया इस तरह का सवाल मैंने दे दिया तो सबने नंबर ले लेने, ये कौन सा काम है। तो बोलें जी लायबिलिटीज, लेकिन इसके ऊपर ग्रिप जिसकी नहीं स्ट्रांग होगी उसे सवाल कभी समझ आ ही नहीं सकता। 442 प्लस 355 प्लस 895 और नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स 202। एलिमिनेशन में अपने जहन में एक पिक्चर ले लें कि एलिमिनेशन में बस ये दो फिगर्स आया करेंगी और कोई एलिमिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। वजह बताएं इसकी, हाथ खड़े करके वजह बताएं, सब कुछ मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, हाथ खड़े करके वजह बताएं। व्हाट नीड्स टू बी कैंसल्ड, आपस की सेल, तो फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क क्यों है? जब आपस की सेल बुक की होगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल बुक हुई होगी तो आपस का जीपी प्रॉफिट भी बुक हो गया होगा।
तो what two things needs to be cancelled and there is nothing else in elimination column. Number one, सेल और उस सेल का प्रॉफिट, जो आप R1 के अंदर कई दफा सेल कॉस्ट ऑफ सेल से प्रॉफिट निकालते रहे। अब कोई बंदा बता दे कौन सी वाली फिगर मैं एलिमिनेशन में लूं सेल की, ये वाली टोटल उठा लिया करनी है, टोटल उठा लिया करनी है। ये वाला 38 हम लेके जा रहे हैं। इस वाले 38 के उठाने का फायदा बताएं। ये सारे अलग अलग नहीं उठाने पड़ेंगे। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि एक काम करें हाइलाइटर से, कि हाइलाइटर से ना वो ये हाईलाइट कर लें। देखें इधर, ये सारी उठा के लेके जानी है और फिर इसमें से ये वाली क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है वो वाली सिर्फ 38। तो बताएं रिकॉन में सिर्फ मेरी आंखें कहां होनी चाहिए, जो मैंने आपको ये हाईलाइट करवा दिया। रिकॉन में इसके अलावा आंखें नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये बना लेते हैं हाईलाइटर से तो रिकॉन में जिंदगी भर इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। तरीका बताएं, इन तीनों को जमा करके अलग से जगह ले जाएं, फिर इसको एज इट इज लिख लें और माइनस कर दें 30। जवाब बताएं क्या आएगा, जवाब बताएं क्या आएगा, 2694। किसी तरह हाईलाइट करें जरा, इस तरह करते 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 एकदम में से हाईलाइटर ले जाएं। अब जरा देख लें साथ वाले ने सही हाईलाइट कर दी। ओके अच्छा, और इसको रट्टा भी नहीं मारना, ऑब्जेक्टिव याद करें। जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, टोटल सेल। टोटल सेल में से ये माइनस कर देंगे, तो लिखें बस डंके की चोट पर लिखें, सवाल नहीं देखने की जरूरत। लीजिए पहला रिकंसाइलिंग आइटम, खुश हो, पहला रिकंसाइलिंग आइटम पोस्ट करना आपको आ गया। जी जवाब बता दें, कोई एडजस्टमेंट नहीं। जवाब 2 बैलेंसिंग आई है। आपस की सेल का प्रॉफिट, वो जरा सवाल में ना प्रॉफिट की परसेंटेज देखनी पड़ेगी, निकाल लें सवाल। ओके चलें, कित्थे है साडा सवाल। ये तो टेक्स्ट के नोट्स में घुस गया, जरा बाहर आ, चल कैफ 6 खुल, इधर आ। बंदे का पुत्र बन के रहा। जिंदगी में किसी को ये ना कहिएगा बंदे का पुत्र बन, वो ही इज ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बातें नहीं करनी होती। जिंदगी में किसी को कहा तो नहीं था आपने, मैं तुझे बताता हूं, कहा हुआ है। जब अब तो वो मगी हुई आपकी मैं, अब माँ दो मैं को। क्या हुआ क्या था 9th में, बैग रख दिया होगा सीट पे, ये यहीं से शुरू होता है काम। और अच्छा
असल में ना अभी आप हंस पड़ते हैं, लेकिन जब मौका आता है ना तो फिर उसको थोड़ा सा नहीं। मार्जिन किसे कहते हैं, सेल के ऊपर या कॉस्ट पे? सेल के ऊपर। तो फिर फॉर्मूला बनाएं, क्या बनेगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, यानी 100 प्लस, सॉरी 100 इधर होगा ना, प्लस ऐसे होगा। अब फिगर आपने उठानी है 38, पहले जमाई ले फिर बोलिया कर, डिवाइडेड बाय 38 डिवाइडेड बाय 100 ज़रब 70 का 4 डाल कॉस्ट चाहिए प्रॉफिट आपस का। बताएं जो 38 मिलियन की इन्होंने आपस की सेलें की हुई हैं, तो ये इससे को तो बिजनेस को फायदा तो नहीं हुआ, ये तो आपस में एक दूसरे को सेल करके खुश हो रहे हो। शोर ने दुकान खोली हुई है, बीवी ने दुकान खोली हुई है, बीवी ने दुकान खोली हुई है जो है वो बोतलों की, शोर ने दुकान खोली हुई है बिस्कुटों की, आपस में एक दूसरे को बेचेंगे, आज बड़ी सेल हुई। अच्छा, तो 38 डिवाइड बाय 100 इंटू 30 इज इक्वल टू, ऐसी मिसालें आप लोगों को बड़ी पसंद आती हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। 11.4 38 डिवाइडेड बाय, इधर ही शो कीजिएगा ये कैलकुलेशन, इसी फिगर को इधर लाया करना है, कोई और फिगर नहीं, इसी फिगर को लाया करना है। 38 डिवाइड बाय 11.4। इस तरह का एक सवाल आप लोग मंडे के होमवर्क में लेना पसंद करेंगे या फिर आप जो है वो आज ही लेना पसंद करेंगे? मंडे के होमवर्क में। चले मंडे के होमवर्क में ले लीजिएगा, ताकि आप, ये आधा घंटा लगता है इस तरह के, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मंडे को दे दूंगा आपको, फिलहाल आप प्लीज़ रिवाइज करें, संडे को प्लीज़ रिवाइज करें। वो भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये आगे चलें। अच्छा, इसका टोटल अभी नहीं करना, क्योंकि इसमें एक और चीज़ आनी है एडजस्टमेंट्स के अंदर। एडजस्टमेंट सब 3 हैं, वो मुझे लिख के बता दें क्या हैं एडजस्टमेंट्स। आप लोग नहीं लिखेंगे, हेड ऑफिस के एसेट्स, उनके साथ साइन बताएं प्लस, तो टोटल के बराबर आ जाएगा। इधर बताएं कोई लाइबिलिटीज में, हेड ऑफिस की, ये कितनों की लाइबिलिटी, ये कितनों की लाइबिलिटीज हैं? 3 की। ये कितनों की हैं? 2 की। एडजस्टमेंट के नीचे मैं लिख रहा हूं जमा हेड ऑफिस की लायबिलिटीज। अच्छा, और चीज बताएं यहां पे, एक्सपेंसेस किसके, कहां से माइनस करूं? प्रॉफिट्स में से। किस साइन के, आपस का प्रॉफिट भी कैंसिल हो गया, माइनस हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस। डन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कोई वाजे तौर पे रिकॉन्सिलेशन में डालना जरूरी नहीं है, आई कैप डाल देता होता है अक्सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी तो वैसे फिर ले जाए ना हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस, डबल नहीं हो जाएंगे? कुछ बच्चे कहते हैं इधर भी लेके जा रहे हैं उधर भी लेके जा रहे हैं, शुगर लगाया हुआ है हमारे, तो मैंने आपके साथ शुगर लगाना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी मेरे ख्याल से हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस ले जाएं, ताकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल भी तो बिजनेस के टोटल से मैच कर जाए ना, ये बिजनेस का टोटल है। तो मेरे ख्याल से यहां पर हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस, एक्सलेंट एक्सलेंट, ऐड कर दें। अब खींचें तस्वीर, ये 4 फिगर्स अब मैं ढूंढने लगा हूं, अल्लाह करे मेरे सवाल में दी हो। ये तस्वीर खींचें अब, ताकि आपको फॉर्मेट तो घर में याद रहे ना, जिंदगी में कभी आप कहें जी हमें तो बताया नहीं था कहां कहां कौन कौन सी फिगर डालनी है। ये कोई अच्छी सी तस्वीर खींच के मुझे भी भेज दे, ताकि उसका स्क्रीनशॉट हम अटैच कर दें। कितने मेगापिक्सल का कैमरा है आपके पास? 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। देख लो, पता नहीं कितने लिखा होगा, वो अपनी तस्वीर खींचने का छोड़े। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं? जमा। एक्सेलेंट।
प्रॉफिट्स में से एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं? मिन्हा, मिन्हा बोला, माइनस किए जाते हैं। हेड ऑफिस के एसेट्स को बाकियों के एसेट्स में क्या कर दूं? जमा, जमा को बोल लिया करें, आए हैं तो होन ला लिया करें या पूरा ये ला लिया करें, को किया करें, या ऐसे हाँ कर दें, ऐसे ना ना कुछ ना कुछ तो करें ना। अब हाँ के लिए ये, ना के लिए ये। हेड ऑफिस की लायबिलिटीज में, सॉरी सेगमेंट्स की लायबिलिटीज पांचों में हेड ऑफिस की लायबिलिटीज ऐड करते हैं। इसका हम लाए रखो, बटन बंद कर लो ना ये प्रोग्राम। ओके डन। अच्छा जी, अब जाके हम देख लेते हैं। अच्छा एक चीज मुझे ये बताएं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि एक्सपेंसेस जब आपने इधर डाल दिए हैं तो फिर इधर दोबारा माइनस क्यों कर रहे हैं? भाई ये जो एक्सपेंसेस डाल के ये वाली फिगर आनी है, ये मैंने कहीं यूज नहीं की। अगर एक्सपेंसेस डाल के ये जो फिगर आती है ये मैं कहीं यूज करता तो फिर उसके असरात आगे पढ़ चुके होते। समझ आ रही है बात? कुछ बच्चे क्लास के बाद आके क्या पूछते हैं, कोई बच्चे बंदे लेके आते हैं, कहते हैं ये देखें खर्चे आपने यहां डाले, यहां खर्चे डाल भी रहे हैं और यहां से खर्चे, ये क्या कर रहे हैं आप? खर्चे जब आपने डाल दिए तो प्रॉफिट खुद ही कम हो गए होंगे। ओ भाई ऑटो पे नहीं चीजें चलती होती हैं, प्रॉफिट खुद ही कम हो गए होंगे। खर्चे जब यहां डालेंगे तो ये फिगर करेक्ट होगी। इस फिगर को मैंने यहां तो नहीं यूज किया ना, यहां तो मैं फिगर्स कहां से लेके आया हूं? क्वेश्चन से लेके आया हूं। कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आई? तो जो बच्चे आके ये पूछेंगे कि खर्चे डालने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, कम नहीं होंगे। खर्चे डालने से खर्चे बढ़ा करेंगे और खर्चे डालने से प्रॉफिट कम हुआ करेंगे। तो एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है हम कितनी जगह शो किया करेंगे? 2 जगह शो किया करेंगे। अब आए जी सवाल के अंदर, अल्लाह करे ये फिगर्स मिल जाएं। स्टेप 1, स्टेप 2। एक्सरसाइज किया करो सुबह उठ के ना, इधर आओ उधर, कोई वॉलंटियर कर दे, कोई वॉलंटियर कर दे। ऐसे ना हाथों को ऊपर करें और दोनों टांगे ऐसे खोल खोल के ऐसे ऐसे और उछलना। चले अब मैं आपको करके नहीं दिखा सकता वरना, बस तो कोई 2-3 कम से कम करके आया करें एक्सरसाइज सुबह, ठीक है? जरूरी है, बेशक उधर ही अपने कमरे में बैठ के, लेकिन बैठ के भी हो जाती है, बैठ के वाली भी है, कुर्सी पे बैठ के वाली आपको बता देता हूँ, कुर्सी के बैठने वाले। अच्छा आप मुझे, अच्छा जी कहते हैं लेट के करने वाली, बस बता रहे हैं कुछ करना ना भाई, फिर थोड़ी देर कहेगा फिजियोथेरापिस्ट आके मेरी टांग हिलाए, टांग भी मैंने नहीं हिलानी। अच्छा काले, सॉरी भाई, मैं नहीं, आप लोग क्यों हंसते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटियां बोले, इतने अदब से नहीं खड़े होने की जरूरत होती। एसेट्स एंड लायबिलिटियां ऑफ 150 एंड 27, तो फिर एसेट्स कितने के होंगे और लायबिलिटीज हैव नेवर बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एनी सेगमेंट। 150 मिलियन के एसेट कहता है मैंने किसी सेगमेंट में नहीं डाले, एनी सेगमेंट। 150 मिलियन के एसेट मैंने किसी सेगमेंट में नहीं डाले। ये कौन से एसेट होंगे फिर किसी सेगमेंट में नहीं डाले? कहते नहीं नहीं, मैंने किसी सेगमेंट में 150 के एसेट नहीं डाले। कहते हैं इसमें से 150 मैंने कहीं नहीं डाला, तो फिर हम डाल देते हैं। वो क्या कौन से एसेट होंगे? सवाल तो नहीं बता रहा वो कौन से एसेट्स हैं। कहते हैं सेगमेंट के नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, बाकी खुद सोच। पढ़े अंग्रेजी का फिक्रा बेटा। इसका मतलब होता है, अब्बू ने बताया बेटा, इसका मतलब होता है और मैंने आपको बताना था कॉमा असासे जिनकी अमाउंट 150 मिलियन है, ये नहीं रिपोर्ट किए गए एसेट्स में किसी भी सेगमेंट के। क्या वजह होगी ये वैसे किसी भी सेगमेंट के एसेट्स में क्यों नहीं डाले गए होंगे? क्योंकि ये किसके एसेट्स होंगे? हेड ऑफिस। पापा चलें अब ग्रैंड टोटल कर दें। श्योर, इतना शांत है उठाना जी। 1605
अल्लाह अकबर, हले तो कुछ भी नहीं होया, सट चुके ने हले। लिबर्टियां देखो, फर्दर मोर, एक होती है ओमोर, एक है फर्दर मोर। फर्दर मोर लिबर्टियां ऑफ 27 मिलियन हैव नेवर बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द लायबिलिटीज ऑफ एनी सेगमेंट। कहते हैं मैंने किसी सेगमेंट में ये लायबिलिटीज नहीं डाली। तो नीचे से छोटा सा लिख लें शक, ये फिर एसेट्स लायबिलिटीज किसकी हैं? अगर सेगमेंट में नहीं डाली तो फिर किसकी होंगी? वो जो मैंने गोल गोल डायग्राम बना के दिखाई थी फॉर्मा, ये तो उसमें फिर हेड ऑफिस की होंगी। सोल्यूशन भी सही चल रहा है साथ साथ, किताब का सोल्यूशन चेक करें। हेड ऑफिस लायबिलिटियां कितनी? 124। खर्चे, खर्चे या चा, कभी की जिंदगी में लड़ाई हो रही हो और आप दरवाजे के पास खड़े होकर सुन रहे हो, अक्सर होता रहा और दरवाजा खुल गया हो एकदम। ड्रॉप सीन भी तो बताया करो भाई, मजलिस से अमानत होती हैं, जो बात कर देगी फिर उसको अब आप सुने और फिर आगे जाके अच्छा वायरल करें। Operating expenses include head office expenses amounting to 75, which have never been allocated to any segment. कहते हैं ये खर्चे मैंने किसी सेगमेंट में नहीं डाले। ये लाइन ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इंक्लूड वाली, आप इसके बगैर पढ़ें जरा, फिर मैं इसका मतलब भी बता देता हूं। पढ़ लिया जी? बिल्कुल उसी तरह का फिक्र है जैसे नीचे लिखा हुआ है। बोले ये तो वादे बता भी रहे, हेड ऑफिस के खर्चे मतलब किसके? मज जाइए पही रहे उसके खर्चे, हेड ऑफिस के खर्चे, क्योंकि उसका पता है काम क्या होता है ऐसे बंदे का, घर में पिया रहता है तो थोड़ी देर बाद खाने को दे रहे हो और कुछ, हाँ थोड़ी देर में खाने को दे, करना कुछ है नहीं उसने। तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 75 मिलियन हैव नेवर बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। कहते हैं मैंने किसी सेगमेंट में नहीं डाले। आप बता दें ये खर्चे फिर लवारिस पड़े हुए, किसी सेगमेंट में माइनस नहीं हुए, यहां नहीं पड़े हुए, किसी सेगमेंट में कहते हैं मैं डालना भूल गया, डालने भी नहीं थे तूने, क्योंकि ये किसके खर्चे थे। क्या करें, मेरे पास खर्चे भी हैं प्रॉफिट्स भी हैं, तो खर्चों को खर्चों में करें जरा 70 और खर्चों को प्रॉफिट में से बताएं -70। चलें जी, ये था नोट, टोटल्स कर दें 240। अच्छा एक मिनट, मैं जो बात कर रहा था अब इस 246 को मैं आगे यूज नहीं करा कहीं, इसलिए कुछ बच्चे कहते हैं 246 में ये 75 है तो फिर नहीं ऐसी कोई बात। बेहतर है खर्चों को खर्चों में भी डालेंगे और प्रॉफिट में से माइनस भी करेंगे। ये वाला भी लीजिएगा, ये जमा ये माइनस ये पॉइंट जी। अगर इनकम आ रही हो हेड ऑफिस से तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस 75 रुपए के आ रहे होंगे, अदर इनकम उसकी 1 रुपए आ रही होगी, यहां -74 लिख देंगे, नीचे थोड़ा सा बोल। वेल डन, इनकम भी आ सकती है हेड ऑफिस से, कोई बात। लेकिन असल बात वो थी जो आपने डायग्राम की तस्वीर खींची थी थोड़ी देर पहले, ये क्या थे? हेड ऑफिस के खर्चे, ये हेड ऑफिस के खर्चे। वो कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर निकला एकदम तेरी जान निकल जाती है, हमारी भी मारकर गिर रहा हो तो जान। अच्छा, हेड ऑफिस के एसेट्स और हेड ऑफिस की लायबिलिटीज। बंद ना करें चीजें, बस इसको आप देख लें एक दफा। अब कोई बंदा मुझे ये बताए
टेस्ट में तो वही IFRS 16 ही होगा। अब आप मुझे ये बताएं, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या चक्कर है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। भाई ये तो बहुत भयानक लाइन है। अगर ये लाइन आप इस तरह पढ़ें तो मतलब ही बदल जाएगा। इस तरह पढ़ के तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह पड़ी। इस तरह इतना सा पढ़े, आगे पढ़े बगैर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। कितनी कंफ्यूजिंग लाइन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है। आगे उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ठहरो ठहरो जरा, एक बात आपको बता दूं। अच्छा ये तो कॉन्सेप्ट आसान है ना कि हेड ऑफिस के खर्चों को माइनस करना है, ये तो आपको समझ आ गया है। अब ये सवाल के अंदर जो अजीब सी लाइन लिखी हुई है ये पढ़ा रहा हूं। अभी आप लोग को ऐसे ना देखें हुए ये क्या कॉन्सेप्ट हो गए। आप लोगों को सबको समझ आ गया ना, हेड ऑफिस के खर्चे माइनस कर दिया करेंगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट निकल आया करें। मैं भी कह रहा हूं इस सवाल ने क्या बोंगी सी लाइन डाली है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस, करने दे दो पूरा, सेंड का बटन दबा लेने देते। हो गया सेंड, कर दो ना, अब सेंड कर दो। ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं इनकी, ऑर्डर लेट हो जाना था। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। देखने में लग रहा है इसमें पढ़े हुए हैं, लेकिन आगे उसने क्लियर किया है। कहते इसमें नहीं पढ़े हुए, कहते मैं चीख चीख के पुकार रहा हूं। विच हैव नेवर बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। कहते हैं नहीं 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 नहीं, यहां नहीं मैंने एलोकेट किए। मेरे ख्याल से फिर वो कहना ये चाह रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रायल बैलेंस सारा होता है ना, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये वाले खर्चे पड़े हुए हैं। यहां तो नहीं माइनस हुए हुए, यहां यहां इन खर्चों में नहीं है। आगे उसने क्लियरली बता दिया। तो लेट्स बिट अजीब सी लाइन। हाँ हाँ ठीक है, क्लोज करें। रिक्वायरमेंट सवाल की पढ़ें क्या थी, क्लोज कर लें, नो प्रॉब्लम। बताएं जी। शो हाउ these reportable segments and the would be disclosed in the GL's financial statements. हाँ जी इंशाल्लाह, मैं भी बताने लगाऊंगा। मैं बताता हूँ। भाई अब मैं पेज खोल रहा हूँ आपके सामने 181। मतलब ये ऐसा नहीं है ना कि लीज पढ़ ली तो अब आप उसके MCQs को डिले करेंगे। कौन सी चीजें LP में जानी है, कौन सी नहीं जानी, यू मस्ट नो। वेरिएबल लीज पेमेंट जानी है, नहीं जानी है। कौन सा एसेट लो वैल्यू है, 24 महीने वाला, 12 महीने वाला, 60 महीने वाला, ये लो वैल्यू है या नहीं। फिर उसके बाद ये उसने डाटा दे के उसने पूछा कि मैन्युफैक्चर डीलर रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेगा, वो तो हमें आता ही है, रेवेन्यू इंशाल्लाह निकाल ही लेंगे। फिर उसके बाद इसने एक बड़ा खूबसूरत सवाल डाला। इसने कहा ये डाटा है और आप मुझे बताओ कि अगर मैं रेंट को 18 लाख कर दूं तो मेरे इंटरेस्ट और सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वर्किंग 2 दफा करके देख लेंगे, रेंट कुछ और दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है नीचे। तो डेट नीड्स थोड़ी सी टाइम। तो डेट्स वाई हमारा प्लान ये है कि लेक्चर B1 तो करना है हमने, B2 के अंदर हम आपको जो है वो जो कल वाला सवाल होमवर्क में दिया हुआ है पास्ट पेपर का, परसों वाला सवाल होमवर्क में दिया हुआ था पास्ट पेपर का, आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 22 है शायद, वो डिस्कस कर लेंगे। और थोड़ा सा एक जो है वो शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट में अगर अकाउंटिंग ईयर एंड डिफरेंट आ रहा हो वो हल्का फुल्का सा डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो हम MCQs कर लेंगे। ठीक है, क्लोज करो, क्लोज कर दें, क्लोज करें।